हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ऐसे सभी छात्राओं जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल एसके मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मुझे आपको बार बार लिंक सेंड नहीं करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ा था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं। टॉपिक है आज का आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले इसको समझते हैं कि होता क्या है। आभासी मीन्स क्या होता है, इसको आभासी भी कह सकते हैं या छद्म यानी फॉल्स, झूठा। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है, जैसे मैं रिएक्शन तो लिखता हूं CH3 COO C2H5 प्लस H2, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया एथिल एसीटेट का, ये फॉर्मूला CH3 COO C2H5 प्लस H2O CH3 COO प्लस C2H5। इसका क्या नाम होगा, एथिल एसीटेट। ये क्या बना, एसिटिक एसिड और एथेनॉल। तो यहाँ पर देखिएगा, हमको यहाँ पर आणविकता कितनी नजर आ रही है, CH3 COO का एक अणु हो गया और H2O का एक अणु हो गया। यहाँ पर जो आणविकता है वो क्या है, 2 है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर जो H2O है ये क्या होता है, एक्सिस में। लेकिन प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया कि इस अभिक्रिया की कोटि भी 2 हो सकती है, भाई 2 आणविकता तो 2 कोटि हुई हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आणविकता तो 2 है लेकिन इसकी जो कोटि है वो क्या है, 1। यानी हमें गैस कर सकते हैं कि यहाँ उसका कोटि 2 हो, नहीं। यानी इस रासायनिक क्रिया में क्या हुआ, सिर्फ एथिल एसीटेट के एक अणु की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन होता है। यानी अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में सिर्फ इसका एक अणु भाग लेता है, H2O भाग नहीं लेता है। क्यों? ये एक्सिस में होता है, अधिक मात्रा में होने के कारण इसकी मात्रा में वो माइन्यूट चेंज होता है, वो माने नहीं रखता। जैसे मान लें अगर हम इसकी मैंने कंसंट्रेशन ले ली 0.01 m, इसकी ले ली 10 m, 0.01 m कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट और 10 m कंसंट्रेशन किसकी हो गई, वाटर की हो गई। तो क्या होगा, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था लिमिटिंग रीजेंट। मतलब क्या हुआ, एथिल एसीटेट का 0.01 m है, ये एक्सिस में 10 m ऐसी कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो 0.01 m एथिल एसीटेट क्या करेगा, इस 0.01 m H2O के साथ रिएक्ट करेगा। यानी इसके 10 कंसंट्रेशन आपने दे रखी है, मोलरिटी इसकी 10 ले रखी है मोल पर लीटर में, यानी इसके 10 भाग नहीं लेंगे। कितना से पार्टिसिपेट करेगा, यानी 0.01 है, इसी कंसंट्रेशन में कितनी भाग लेगी, 0.01। यानी यहाँ पर कितना रह जाएगा शेष, 10 - 0.01 9.99। इज दैट क्लियर? लिमिटिंग रीजन में हम लोगों ने पढ़ा था या सीमांत अवकरण किसे कहते हैं, यानी 0.01 जिसकी सांद्रता सबसे कम होती है, उतने ही सांद्रता क्या होगी, दूसरे अणु पार्टिसिपेट इसमें करेगी और क्या बनाएंगे, ये प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखिएगा, इसी कंसंट्रेशन 0.01 है, पूरा कंजम्पशन हो गया। इज दैट क्लियर? इसी कंसंट्रेशन कितनी है, 10 कंसंट्रेशन है, 10 मोलर कंसंट्रेशन है। इसमें से कितना पार्टिसिपेट किया, 0.01। अब 9.99 m ये क्या रहेगा, शेष रहेगा। इतना भाग क्या रहेगा, ये शेष रह गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन क्या चेंज हो जाएगा भाई, 10
कंसंट्रेशन है और उसे 0.01 अगर निकल जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है वो क्या है, लगभग नगण्य है। इसीलिए छात्रों हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई रिएक्शन हो रही है और अगर उसमें कोई एक कंपाउंड एक्सिस में है, तो एक्सिस में होने के कारण उसकी सांद्रता में परिवर्तन लगभग नगण्य होता है, उसको काउंट नहीं किया जाता है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, इस अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया का जो वेग होगा, वो क्या करेगा, H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ एथिल एसीटेट की ही सांद्रता पर निर्भर करेगा। अर्थात तो इसका तो रेट क्या बन जाएगा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस अभिक्रिया के लिए रेट हो जाएगा K CH3 COO C2H5। मतलब क्या हुआ, यानी इस अभिक्रिया की जो दर है वो एथिल एसीटेट के एक अणु पर निर्भर कर रही है। अर्थात कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। तो डेफिनेशन देखिए क्या बन के आ जाएगी, यहां से निकल करके आ जाएगी, वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है, उन्हें छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। इज दैट क्लियर? या हम कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी कोटि तो 1 होती है लेकिन आणविकता का मान 1 से अधिक होता है, 2 या 2 से अधिक होता है, उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, छद्म एकाणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। इज दैट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, फिर बताता हूं। वे प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता का मान 2 या 2 से अधिक होता है, उन्हें छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका भी, डेफिनेशन का भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था पेपरों में। कभी कभी इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि रिएक्शन दे दी, ठीक है ना, और कहता है कि कारण सहित बताइए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, CH3COO एथिल एसीटेट का जो जल अपघटन है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्यों? तो आपको ये बताना है कि इस अभिक्रिया में एथिल एसीटेट का एक अणु और H2 की जो सांद्रता होती है ये अधिक मात्रा में होती है। H2 की अधिक सांद्रता होने के कारण इसकी कंसंट्रेशन में कोई मेजरेबल चेंज नहीं होता है, यानी कोई काउंटेबल चेंज नहीं होता है, इसलिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आपको उसका रेट लिख देना है, रेट बराबर क्या हो जाएगा, के एथिल एसीटेट। इज दैट क्लियर? अदर एग्जांपल लेते हैं। दूसरा देखो एग्जांपल हो जाएगा C12 H22 O11 H2O इन एसिडिक मीडियम क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। C6 ये सुक्रोज का फॉर्मूला हो गया। सेम केस है बिल्कुल। इसमें क्या होता है, H2O जो होता है ये क्या होता है, एक्सिस में होता है और अधिकता में होने के कारण अभिक्रिया की जो दर है वो इस वाटर के मालिक्यूल पर निर्भर नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, एक अभिक्रिया की दर होगी वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, सुक्रोज के सिर्फ एक अणु पर डिपेंड करेगी। यानी इसका रेट ला क्या हो जाएगा, रेट बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, के C12 H22 O11, इसका रेट क्या हो गया। यानी अभिक्रिया की जो दर है वो सुक्रोज के सिर्फ एक अणु पर निर्भर कर रही है, इसलिए क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। आभासी एकाणुक अभिक्रिया कैसे है, क्योंकि यहाँ पे दो अणु, रिएक्शन में 2 अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, जो रेट जो डिपेंड करता है वो उसके एक अणु पर डिपेंड करता है, इसलिए क्या हो गया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया हो गई। इज दैट क्लियर? शायद आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स की 7 वीडियो बना चुके हैं, शायद आपने सभी को प्रॉपरली देखा भी होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं
जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट कांस्टेंट और समाकलित वेग समीकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे चर्चा, वो क्या करेंगे, समाकलित वेग समीकरण करेंगे। इस चैप्टर से कुछ हटा दिए पोर्शन को मैं आपको वीडियो पीछे बना चुका हूँ। क्या क्या इसमें आपको नहीं पढ़ना है, एक तो इसमें टक्कर सिद्धांत आपका हट गया है, वो हमको नहीं पढ़ाना है, और दूसरा इसमें क्या आता है, आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस इक्वेशन जो थी, टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन थी, वो डिलीट हो गई। यानी इसमें क्या क्या और हमारा बचा पोर्शन, अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन बचा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बचा है और हाफ लाइफ पीरियड बचा है। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। दैट क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।